वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपनी इस हिंदी की महत्वपूर्ण जो है कक्षा में। और चंद्रा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। तो आप सभी जान ही रहे हैं, हम हिंदी साहित्य पे इस समय बिल्कुल विस्तार से बेसिक से जीरो से उठा करके हमने चर्चा करना अपना स्टार्ट किया है। एक बेस बना रहे हैं आपका। एक होता है ना, जब कोई रास्ता हमें तय करना होता है, किसी मंजिल पे हमें जाना होता है, तो पहले पावदान से जब समझते हुए चीज़ों को चलेंगे, तो ऊपर पहुँचते-पहुँचते तक हमें क्या हो जाएगा भाई, गहन अध्ययन हो जाएगा। चीज़ों को बारीकी से हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो स्तर लेकर के चल रहे हैं जो परीक्षाओं में क्या करे, आपको चयन दिलाए। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि 2025 क्या है, भर्तियों की भाई भरमार लेकर के आई हुई है। और ये देखिए, ये परीक्षाएँ होनी ही होनी है, मानते हैं। टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल पूरा बिल्बल बल्कि खिचड़ी बना दिया, लेकिन आगे जो भर्तियां आएंगी वो उनको जो है वो करवाएंगे। हर समय जो है परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, हर समय बहाने से चीजों को टाला नहीं जा सकता। तो बिना निराश हुए चीजों को सकारात्मक रूप में लेकर के देखिए, हमें आगे बढ़ना है। जो मतलब मंजिल को पाना चाहता है, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, तो उसने निशाने को क्या किया, सही जगह पे भेदा। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, चयन, नौकरी नौकरी नौकरी, ठीक है ना। वो भी क्या, परमानेंट सरकारी नौकरी भैया। तो ये जान लीजिए कि हमें क्या हमारा कार्य है, सिर्फ पढ़ना, मेहनत करना और अपने उस एक लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना कि हमें भाई चयन चाहिए सरकारी नौकरी में। एक अपनी सीट से मतलब होना चाहिए, ना तो भर्ती की संख्या से मतलब, ना तो भर्ती जो है लेट हो रही है, परीक्षाएं नहीं हो रही। नहीं भाई, देखो हमारे बस में वैसे भी कुछ नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ क्या होना चाहिए, तैयारी करना, ठीक है। तो चलिए फिर हिंदी विषय से हम क्या कर रहे हैं, एलटी, टीजीटी, पीजीटी सब मान लीजिए। जीआईसी की भी बहुत जल्दी ही आपको, अगर एलटी की भर्ती आ गई है तो जीआईसी के भी नए पद, आपको नया विज्ञापन देखने को शीघ्र ही मिलेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी की भाई बम्पर भर्ती आने वाली है, ये जान लीजिए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ है इस जो है इतिहास में, कि जो भर्ती पहले आई हुई है वो लटकी हुई है, लेकिन बाद की भर्ती को आए आना और बड़े ही सुनियोजित ढंग से जो है नियत समय में उसको करवाया भी गया है। तो हर चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। मान लीजिए कोई भर्ती आई, हम टीजीटी पीजीटी को ही दिमाग में भर के बैठे रहेंगे कि भाई 3 वर्ष हो गए, ऐसे चयन नहीं होता। देखो भाई, किताबों से धूल झाड़ लेनी है, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाना है, एकदम सकारात्मक रूप से तैयार होना है, ठीक है ना। तो इसी श्रेणी में जो है क्या है, आज हमारी 5वीं क्लास है और हम बात किस पे कर रहे थे। सबसे पहला जो हमारा पड़ाव आता है हिंदी साहित्य में, वो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का आता है। उसको बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे तरीके से हमने पूरा समझा, एक एक पॉइंट को क्लियर कर किया। उसके बाद आता है इतिहास लेखन की पद्धतियां। जब हिंदी साहित्य इतिहासकार इतिहास ग्रंथों की रचना करने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ पद्धतियों, भाई कोई भी कार्य आप करोगे तो किसी न किसी पद्धति, तरीके को, रीति को अपनाओगे, उसी को क्या कहा गया, पद्धतियां या प्रणालियां कहा गया। तो उसमें हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियों प्रणालियों पे, हमारी चर्चा चली थी क्या, कि जैसे सबसे पहली जो इसमें पद्धति या प्रणाली आती है वो क्या आती है, वर्णानुक्रमी पद्धति, जिसको अपनाया था सर्वप्रथम 1839 में सूत्रपात किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का। किसने, गारसा दत्तासी जी ने, ठीक है ना। उसके पश्चात उनकी पद्धति का अनुकरण करके शिव सिंह सेंगर जी ने 1883 ईस्वी में अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करी। तत्पश्चात जो है दूसरी पद्धति क्या आ जाती है भाई, कालानुक्रमी पद्धति, जिसको अपना करके सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने। देखो 1888 ईस्वी में क्या, द रॉयल एशियाटिक ऑफ सोसाइटी की बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा हुआ था, और एक स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रकाशन कब करवाया, 1889 ईस्वी में। तो दोनों तिथियों पे हमने विस्तार में चर्चा करी हुई है। जब हमारा आंसर बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में आएगा तब क्या होगा, और जब स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में आएगा तब क्या होगा। फिर इनकी पद्धति का अनुकरण करके क्या किया है, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को जो है क्या किया है भाई, लिखा हुआ है। और ये सभी किस लेखन की श्रेणी में आ जाते हैं, व्यवस्थित इतिहास लेखन की श्रेणी में आ जाते हैं। व्यवस्थित इतिहास लेखन के भी हमने 2 भाग किए थे, जिसमें क्या आता है, कलात्मक और अमनोवैज्ञानिक पक्ष, और दूसरा आता है प्रामाणिक और वैज्ञानिक पक्ष। तो शुक्ल पूर्व जो इतिहास लेखन हुए थे वो अप्रामाणिक और क्या थे, आत्मपरक विचारधारा से ग्रसित होकर के इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ के जो है लिखे हुए हैं। इस पे हमने विस्तार में चर्चा करी है। पुरानी क्लासेज आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल बच्चे क्लियर हो जाएगी। फिर आज इसी अव्यवस्थित में व्यवस्थित में जो काल्पनिक पक्ष
को जो है अपनाते हुए आत्मपरक विचारधारा से प्रभावित होकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें हमारे अंतिम रचनाकार आ जाते हैं जो शुक्ल जी से ठीक पूर्व हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? मिश्र बंधु। ठीक है, और मिश्र बंधु कहते हुए हमें ये प्रतीत हो रहा है कि मिश्र बंधु जब कह दिया तो अपने आप में बहुवचन हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई एक ही भाई होता तो हम बंधु नहीं कहते, अर्थात मिश्र बंधुओं हम 3 भाइयों को मिला करके कहते हैं। तो आ जाइए, आज हमारी चर्चा क्या है? यही मिश्र बंधु पे होने वाली है। बच्चे ध्यान रखेंगे, हम जब कोई साहित्यकार उठा रहे हैं तो महज उनकी हम पद्धति प्रणाली पे बात नहीं करें, उनके समस्त कथनों पे बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके ग्रंथ की विशेषता, खूबियां, लाभ, हानि, या किसी अन्य साहित्यकार ने उन पर कोई महत्वपूर्ण कथन कहे हैं जो कि परीक्षाओं में आप तक पूछे गए हैं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ एक साहित्यकार को, रचनाकार को, साहित्य इतिहासकार को जब हम उठा रहे हैं तो उसकी समस्त बातों को क्या कर रहे हैं, हम एक जगह समाहित करके बच्चा आपको प्रस्तुत करें। जैसे बिहारी ने गागर में सागर भरा था, मेरा भी पूरा प्रयत्न है कि एक क्लास में मैं एक जब साहित्य का इतिहासकार को उठा रही हूँ तो वही गागर में सागर भर दूं, ताकि आपको इधर उधर न भटकना पड़े। जब एक क्लास आप देखिए, जिस टॉपिक पे आप देखिए बच्चे, आपका वहां से सारा डाउट क्लियर हो जाए, आपको ना कोई पुस्तक में खोजने की आवश्यकता पड़े, ना कहीं भी। अगर कोई डाउट होता भी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, अगले दिन उसको आकर के जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आप लोग का साथ और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी सारी चीजें सुनियोजित ढंग से क्या की जाएंगी बच्चे, की जाएगी। तो चलिए, व्यवस्थित इतिहास लेखन में जो चौथे हमारे भाई साहित्य इतिहासकार आ जाते हैं, मिश्र बंधु विनोद, जिनको शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है? परिश्रमी संकलन करता हुआ था। जो है कुल जो है बात कर लें तो 5000 कवियों का बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने क्या किया हुआ है बच्चे? विवरण प्रस्तुत किया हुआ है। तो फिर चलिए आ जाइए, चर्चा किस पे कर लेते हैं बच्चा? तो मिश्र बंधुओं पे हमारी चर्चा क्या है, चलने जा रही है। तो ये किस में आ जाएंगे भाई? व्यवस्थित इतिहास लेखन में। और इनके ग्रंथ, इनका ग्रंथ भी काल्पनिक और क्या बच्चे, पूर्वाग्रह से ग्रसित ही जो है अप्रामाणिक श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, तो बात किस पे हमारी चल रही है? मिश्र बंधुओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं। मिश्र बंधुओं पे हमारी चर्चा क्या होने जा रही है, चलने जा रही है। अच्छा, मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था भाई, तो इसका नाम भी इनके नाम से ही मिलता जुलता है, क्या हो जाता है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद इनके ग्रंथ का नाम हो जाता है, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। अभी उस पर भी बच्चा बात करेंगे। अच्छा, ये मिश्र बंधुओं में जो 3 भाई आ जाते हैं, उनको हम जान लेते हैं कि क्या तीनों लोगों के नाम थे। तो सबसे पहले 3 भाइयों की बात अगर हम करें तो इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, फिर आ जाएंगे श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। फिर तीसरे नंबर पे बचा कौन आ जाएगा? तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं शुकदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ये सुखदेव नहीं है भाई, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी वाले। ये क्या है? शुकदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिल करके जो ये मिश्र बंधु विनोद था, बोला जाता है कि 4 भागों में कुल प्रकाशित हुआ था। तो तीनों भाइयों ने मिल करके क्या किया था? एक एक भाग इसका लिखा हुआ था। बच्चे बात कर लेंगे, जब मिश्र बंधु विनोद की, जब इस ग्रंथ की बात आएगी तो बच्चा इसके कितने भाग प्रकाशित हुए थे? तो यह कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। तो जब प्रथम 3 भाग आ जाता है, प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग, और फिर क्या आ जाएगा? चतुर्थ भाग की बात करेंगे।
चतुर्थ भाग की जब बात करेंगे, इनके समय सीमा की बच्चा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, सन 1900 क्या आया था बालक, 13 ईस्वी में तीनों भाइयों ने मिल करके, इन तीनों भाइयों ने मिल करके क्या किया हुआ था, कब, 1913 ईस्वी में, ठीक है। 1913 ईस्वी में तीनों भाइयों ने मिलकर के इस ग्रंथ को लिखा हुआ था, एक एक भाग को, ठीक है। फिर 1934 में इसका क्या आता है बच्चा, चतुर्थ भाग जो है प्रकाशित होता है, ठीक है। यहां तक मेन बात थी, ये हमने जान लिया। ये जान लीजिए यहाँ पे जो एक एक बिंदु लिखाया जा रहा है सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछा, इन तीनों भाइयों का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है। इसमें एक ऑप्शन आपको और दे देगा, जैसे दे देगा कृष्ण बिहारी मिश्र, और इस नाम के भी रच साहित्यकार हैं, कृष्ण बिहारी नाम के भी एक रचनाकार हैं और वो भी मिश्र थे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा बच्चा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। कौन कौन आते हैं इन तीनों भाइयों में, तो सिर्फ कौन आता है बच्चे, ये गणेश बिहारी मिश्र आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। ये कृष्ण बिहारी मिश्र इन मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, ये एक अलग हस्ती हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज को स्मरण रखेंगे। अब इनके ग्रंथ का हमने प्रकाशन देख लिया, तीनों भाइयों ने मिल करके एक एक ग्रंथ लिखा हुआ था, हमने ये देख लिया। अब आगे जो हमारी चर्चा चलेगी बालक, हम ये देख लेंगे कि विशेष तथ्य इनके ग्रंथ के विषय में हम देख लेते। क्या विशेष तथ्य, विशेष तथ्य इनके ग्रंथ के विषय में क्या क्या खूबियां हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और फिर खामियों पे भी बात करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उन्हीं बिंदुओं को टच कर रहे हैं जहां से परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस श्रेणी में जो पहला हमारा बिंदु आ जाता है, उस पे सबसे पहले बात कर लें तो भाई इनका जो ग्रंथ था, मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ हो जाता है, ठीक है। इस ग्रंथ में कुल 2250 पृष्ठ थे, ठीक है। ग्रंथ कुल कितने भागों में था, कुल पृष्ठ, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। कुल पृष्ठ भाई, ठीक है। और क्या देखेंगे, भाषा देखेंगे, भाषा देखेंगे। और क्या देखेंगे बच्चे, पद्धति देखेंगे, ठीक है। कौन सी पद्धति, कौन सी शैली, कौन सी प्रणाली को इन्होंने अपनाया था वो देखेंगे। फिर क्या देखेंगे बच्चे, कुल कवि देखेंगे, कुल कवि देखेंगे, ठीक है। और एक चीज और क्या देखेंगे, भाषा के विषय में देख लिया, पद्धति के विषय में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, कुल पृष्ठ इनके ग्रंथ में कितने हो जाते हैं, तो 2250 पृष्ठ थे, 2250 पृष्ठ हो जाते हैं, ठीक है। समय की बात हमने कर ली है। भाषा, भाषा मिश्र बंधु विनोद सुन के ही प्रतीत हो रहा है क्या, मिश्र बंधु विनोद जब आप सुनेंगे तो भाषा समझ में क्या आपको आ रही है, कि भाषा इसकी क्या है भाई, हिंदी हो जाने वाली है, ठीक है। हिंदी भाषा में रचित है। फिर पद्धति की बात करेंगे तो अभी हमने आपसे चर्चा करी थी कि गार्सा दत्त, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति अपनाया था, उसी पद्धति से प्रभावित होकर के उसका अनुकरण इन्होंने किया हुआ था, ठीक है, कालानुक्रमी। हालांकि अभी इसकी कुछ कमियां भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुल कवि की बच्चे जब बात आएगी तो लगभग 5000, इसको दो पार्ट में हम करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बालक, ऐसे लिखेंगे कि जब कुल कवि की बात पूछे, ठीक है, कुल कवि की बात पूछे तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4591, ठीक है, 4591 हो जाएगा। और जब इसी बात को कह देगा क्या, लगभग कितने कवि थे, ठीक है। ऐसे प्रश्न बने हैं भाई, ठीक है, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं परीक्षाओं में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या थी तो लगभग भी इस तरीके से यहाँ पे चीजें पूछी जाती हैं, और जब लगभग पूछ लेगा तब आपका क्या उत्तर हो जाएगा, 5000 कवि, ठीक है।
याद रखेंगे जब हमसे पूछा जाए लगभग कितने कवि थे, तब हमारा उत्तर क्या होगा 5000। जब पूछा जाए पूरी पर्टिकुलर एग्जैक्ट संख्या पूछी जाए, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4591 कवि। ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे बच्चा पार्टी, स्मरण रखेंगे। साहित्य के विविधांगों का मूल्यांकन मिश्र बंधुओं ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में किया हुआ है। अब बात क्या आ जाती है, अब बात आ जाती है अब इनके ग्रंथ की बच्चे बात क्या आ जाती है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना था। हिंदी का प्रथम कवि, तो भाई हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर को ही सहमति देते हैं और पुष्य या पुंड्र को मानते हैं। ठीक है, पुष्य या पुंड्र को ये भी मानते हैं, और ग्रियर्सन ने भी इसी बात को सहमति दी हुई थी। इस चीज को क्या करेंगे, स्मरण रखेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है ना, चलिए आ जाइए अब एक बिंदु पे और चर्चा कर लें कि ये क्या करते हैं भाई, कि इतिहास लेखन जब करते हैं तो ये रीतिकालीन कवियों को ज्यादा जो है क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं दरबारी व हिंदूवादी रीतिकालीन कवियों को। मिश्र बंधुओं का इतिहास लेखन जो था वो रीतिकालीन कवियों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। रीतिकालीन रीतिकालीन दरबारी दरबारी ज्यादा प्राथमिकता, इसके लिए ट्रोल भी किए जाते हैं, इसके लिए ये क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं भाई। जो है सूरदास जी के ऊपर एक इनका कथन हो जाता है क्या, कि जब सूरदास जी की बाल लीलाओं का वर्णन देखो तो मतलब ऐसा सच में, मतलब ऐसा जीवंत उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सच में जब वो कृष्ण जी और यशोदा जी के माँ बेटे के प्रेम को दर्शाते हुए सूरदास जी का के वर्णन पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जब उन पंक्तियों को पढ़ो तो प्रतीत होता है कि जैसे लग रहा है कि सचमुच उस वो जो है दृश्य हमारे सामने क्या है, प्रकट हो गया है कि श्री कृष्ण जो है माँ यशोदा की गोद में बैठ के जैसे हमें लगता है कि खेल रहे हैं। इसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी जैसे महान जो है रचनाकार, जिसको शुक्ल जी जो है महानायक कहते हैं, उसको तक ये पीछे कर देते हैं भाई। इनके अनुसार मतलब रीतिकालीन दरबारी कवि जिसकी शुक्ल जी बहुत घोर आलोचना करते हैं कि भाई वो रीतिकालीन कवि, जैसे मान लो उनको उनको सिर्फ इसलिए जो है दरबार में रखा जाता था कि आप आइए और राजाओं के अंदर की काम वासना को जागृत करिए, उनको जो है काम वासना के प्रति प्रेरित करिए, महज इसलिए दरबार में उनको राजा ने रखा हुआ है। और जो भक्तिकालीन के श्रेष्ठ जो है सगुण भक्ति धारा के कवि थे उनको पीछे कर दिया, और रीतिकालीन दरबारी कवियों को ज्यादा जो है क्या किया है, आगे उभार करके लाया है। जो कि इनके हिंदी नवरत्न जो 1910 में इनका ग्रंथ आता है, उसको जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कवि उन 9 रत्नों में रखा है इन्होंने, तो ये उसी को रखे हुए हैं, रीतिकालीन कवियों को ही क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, एक उठाया है आधुनिक काल का जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, एक आदिकाल से उठाया है चंद बरदाई को, बाकी सबसे ज्यादा रीतिकाल के रखे। अभी उस पर हम विस्तार में चीजों को समझेंगे। ठीक है, आज मिश्र बंधु से एक भी प्रश्न क्या करना है हमें बच्चे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि इन्होंने कहा हुआ था, आ जाइए देख लेते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद जो हमारी बात आएगी, इन्होंने तुलसीदास जी को तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। कवि शिरोमणि कहा, किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा था, ये अंडरस्टूड है, इसको समझ जाइएगा, हर चीज लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, अब जो इसके बाद बात आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कि सूरदास जी की तारीफ तो करते हैं लेकिन फिर भी भाई रीतिकालीन दरबारी कवियों को ऊपर रखते हैं, बाकी भक्तिकालीन कवि उसके नीचे आ गए। ठीक है ना, अब जो बात आती है कि
मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के ऊपर शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन हो जाते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, ये सभी प्रश्न घुमा फिरा करके परीक्षाओं में बच्चे पूछे गए हैं, उसी चीज को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें शुक्ल जी तीन तरह से बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो कहते हैं इनके ग्रंथ को क्या, बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ। बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक। इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। ठीक है। फिर तीसरी बात कहते हैं प्रकांड कविवृत्त संग्रह। प्रकांड कविवृत्त संग्रह। और ये सारी की सारी बातें बच्चे कही किसने थी, तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हुई है। ठीक है, किसने कही हुई है? तीन की तीनों बातों पे यदि हम चर्चा कर लें तो ये तीन की तीनों बातें शुक्ल जी ने कही हुई। शुक्ल जी के अनुसार ये क्या हो जाती हैं, सारी की सारी बातें भाई हो जाने वाली हैं। अब एक महत्वपूर्ण कथन इनके ऊपर शुक्ल जी और क्या कहते हैं, कहते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मेरे मिस्र बंधु विनोद से लिया हुआ है। कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है। क्या किया हुआ है बच्चे? लिया हुआ है। कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। एक बात इनके विषय में और जान लें कि जो ये थे, इनको और क्या कहते हैं शुक्ल जी? परिश्रमी संकलनकर्ता कहते हैं। परिश्रमी मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। परिश्रमी अच्छा बच्चे, एक चीज बताओ, किसने कहा हुआ था भाई परिश्रमी संकलनकर्ता? तो ये महाशय रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा हुआ था। जैसे कि अभी हमें एक उड़ती खबर मिल रही है जो कि 99% सही भी है बच्चे। तो ये बताओ कि जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारा एलटी ग्रेड का सेकंड पेपर होगा, वो भाई जो डर था वही हुआ। क्या क्या कि वो जो है भाई डिस्क्रिप्टिव होगा, व्याख्यात्मक होगा। तो यदि व्याख्यात्मक हो जाएगा बच्चे, तो बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने आ गया है। एक तो देखो विश्वसनीयता मतलब ताक पे रख दी जाएगी। सबसे पहली बात, इसमें क्या होगा कि जो कॉपियां चेक करेंगे उनके रिश्तेदारों का चयन होगा। फिर से वही वही चीजें यहाँ पे आने वाली बात हो रही है भाई, कि जिस चीज से बचने के लिए परीक्षाएं जो अध्यक्षा महोदया ने बोला कि हम जो है विश्वसनीयता बनी रहे, चीजें कुछ गड़बड़ न होने पाए, लेकिन ये महा गड़बड़ी का कारण बनेगा। क्या? क्योंकि देखो जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, जो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, उसमें क्या दिया होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक को आपको टिक करना होता है। उसकी कॉपी चेकिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। आजकल सारी चीजें
चीजें क्या है, सीबीटी बेस्ड होती हैं भाई, ठीक है ना। तो उसमें कोई धांधले की थोड़ा सा गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन जो व्याख्यात्मक प्रश्न कर दिया है ना, यहाँ से ये जान लीजिए, पहली बात तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा डिस्क्रिप्टिव को, वो अपने अनुसार नंबर देगा भाई। अगर वो उसको पसंद आई पंक्तियां तो वो तो अच्छा नंबर देगा, नहीं पसंद आई तो कम नंबर देगा। उसका मूड रहा कि नहीं पास करूंगा, जाओ क्या कर लोगे, फेल भी कर सकता है भाई। अब कहां तक आप जाओगे कॉपी निकलवा के चेक करने। तो बच्चे बात इसलिए कह रही हूं कि अगर मान लो पूछ लिया कि मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता क्यों कहा था शुक्ल जी ने, तो भाई बात यह आ जाती है कि 5000 कवियों का इस तरीके से व्यवस्थित कालानुक्रम खंडों में बांट करके, विभाजन करके विवरण प्रस्तुत करना, और ऐसा विवरण कि शुक्ल जी भी उसके यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया हुआ है। वो शुक्ल जी जो सबके अंदर सिर्फ क्या करते हैं भाई, ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हैं, किसके ग्रंथ में, इसकी रचना में कौन कौन सी कमी है, आलोचना करते हैं। वो शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक विवरण स्वयं स्वीकारा हुआ है कि भाई मैंने मिश्र बंधु विनोद से जो है बच्चे क्या किया हुआ है, लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कारण पूछ लिया जाए तो कारण यही आप लिखोगे कि इतने जो है व्यवस्थित ढंग से इन्होंने क्या किया हुआ है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण तथ्यात्मक तरीके से तात्कालिक पद्धति को अपनाते हुए चीजों को जो है क्या है, प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जो आगे बात आ जाएगी वो अब हम क्या बात कर लेंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन इनके ऊपर और आ जाता है, जो कि कौन कहता है, नामवर सिंह जी का कथन हो जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर किसका कथन आ जाता है, नामवर सिंह जी का। और नामवर सिंह जी क्या कहते हैं, नामवर सिंह जी का कथन आ जाता है बच्चे, ये सारी चीजें परीक्षाओं में पूछी गई हैं और आगे भी संभावित हैं। इस वजह से चीजों को क्या कर रहे हैं, आपको एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नामवर सिंह जी क्या कहते हैं कि भाई साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित, साहित्यिक साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित, प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ, ठीक है। ये किसका कथन हो जाता है, नामवर सिंह जी का कथन हो जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा इनके विषय में और लिख लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आ जाते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। और क्या देखेंगे हम, आ जाइए बात कर लें अगर तो। बात हम क्या करेंगे कि जो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी थी, उसके जो सबसे पहले क्या होते हैं भाई, संग्रहकर्ता होते हैं। क्या किया जाता है कि ये कार्यभार दिया जाता है, नागरी प्रचारणी सभा एक कार्य जो है क्या करती है, प्रारंभ करती है भाई। और वो करती क्या है, तो वो ये करती है कि जो हस्तलिखित रचनाएं थी, वो एक कार्य जो है मुहिम चलाती है कि जो रचनाकारों की हस्तलिखित रचनाएं हैं, जो कि अप्राप्य हैं भाई, उनको क्या करो, इकट्ठा करो और ले आकर के क्या करो, उन पे अध्ययन करो, ताकि हम उनको क्या करें, प्रकाश में ले आ सके, लोगों तक, जनमानस तक पहुंचा सके। जिसका बहुत फायदा उठाते हैं कौन, मिश्र बंधु, तीनों भाई मिलकर के। और इसी वजह से इनके जो ग्रंथ में 5000 कवियों का संकलन एकत्रित हो पाया, उसका बहुत बड़ा स्रोत यही था, इनका नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़ना। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है नागरी प्रचारणी सभा काशी भाई। लेकिन इसके सबसे पहले संस्था वो कौन रहते हैं, जो है संग्रहकर्ता, तो बाबू श्याम सुंदर दास, उसकी बात कर लें। हम बात किस पे कर रहे हैं, नागरी प्रचारणी सभा पे, नागरी
प्रचारिणी सभा। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा पे हम बात करेंगे तो इस पे सभा काशी भाई, ठीक है, सभा काशी पे जब हम बात करेंगे तो 1900 से 1908 तक, 1900 से 1908 तक यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो रचनाएं ढूंढने का कार्य था तो 1900 से 1908 तक ये किसको सौंपा गया था? तो ये जो कार्य किया हुआ था संग्रहकर्ता के रूप में कौन थे उस समय वहां के भाई? तो श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास जी बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? तो 1908 से 1916 तक ये संग्रहकार की कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी है मिश्र बंधु इस कार्यभार को संभालते हैं। तो जो दूसरा समय आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1908 से 1916, मतलब 8-8 वर्षों का हम कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये इस समय कार्यभार कौन संभालता है? तो संभालते हैं कौन? मिश्र बंधु विनोद संभालते हैं। ठीक है ना? हस्तलिखित ग्रंथों को लेखन में लाने का जो है खोजने का कार्य। ठीक है, ये यहां से कौन आ जाते हैं? मिश्र बंधु। ठीक है, इन लोगों का कार्य क्या था? तो इन लोगों का कार्य भी लिख लेते हैं, नहीं बाद में चीजें भ्रमित हो जाएगी। हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने का कार्य किया हुआ था। हस्तलिखित खोजने का कार्य जो है इन महाशय लोगों ने किया हुआ था और इसी की यही की जानकारी को उठा करके इन चालाक तीनों भाइयों ने अपने ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, यहाँ की जानकारी अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया। सम्मिलित क्या किया भाई? कर लिया, जिसके खामियाजे भी इन लोगों को भुगतने पड़े। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रामाणिकता नहीं थी। जो संग्रह कार्य किए गए थे, ग्रंथों का जो एक संकलन इकट्ठा किया गया, जरूरी नहीं कि सबके रचनाकार ही मिल गए थे। इन्होंने भी क्या काम किया था, जिनको अता पता भी नहीं था उनको भी क्या किया, उठा करके बस इनको संख्या दिखानी थी कि हमने इतने सारे कवियों का विवरण जो है, रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाता है, इनकी ग्रंथ की कमियां भी हो जाती हैं भाई। तो चलिए आ जाइए, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके ग्रंथ की कमियों पे भी बात कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, इनके ग्रंथ के दोष क्या थे? अच्छा, इसको इनके ग्रंथ के दोष के विषय में जब हम बात करें, प्रमुख दोष, बाकी तो अपने अपने हिसाब से लोग बड़ी आलोचना करते हैं, प्रमुख क्या दोष इनके ग्रंथ के जब बात करेंगे क्या क्या हो जाते हैं, तो जो मुझे समझ में आया और जो और आलोचक भी बताते हैं, वो ये दो ग्रंथ दो दोष सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या? अज्ञात कवियों का क्या कर लिया भाई? विवरण प्रस्तुत कर दिया, अज्ञात कवियों को सम्मिलित किया। अज्ञात कवियों
अज्ञात कवियों को भी सम्मिलित कर लिया। और फिर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनके उसका दोष आता है नामकरण पद्धति में एक रूपता का अभाव। एक रूपता का अभाव। और इन्होंने भाई दोहरे काल विभाजन की पद्धति पे भी अपनाई, उस पर चल रहे हैं, चर्चा करते हैं। इनका काल विभाजन भी हम क्या करते हैं बच्चे यहीं पर देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ की बात आती है क्या, अच्छा सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं भाई इनके ग्रंथ में, कि हम देख लेते हैं इन्होंने जो हिंदी नवरत्न पुस्तक लिखी थी, थोड़ी सी उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है हम इनका काल विभाजन देखें। तो क्या देखने चल रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ था, हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा हुआ था कब, 1910 ईस्वी में, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न इन्होंने क्या किया हुआ था भाई, लिखा हुआ था। और ये कब लिखा था, 1910 में लिखा हुआ था। 1910 में लिखा हुआ था। और इस ग्रंथ की खासियत क्या भाई, इसके 4 संस्करण आए थे, अभी उस पे बात करेंगे। और पहले बात ही कर लेते हैं, 4 संस्करण पे बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ के कितने संस्करण आए थे भाई, तो 4 इसके क्या आए थे, संस्करण आए थे। अब उन चारों संस्करणों पे हम भी बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके चारों संस्करण। और ये देखो मिश्र बंधु, मुझे तो लगता है बहुत कम ही लोग बच्चे इस बात को जानते होंगे कि इसके 4 संस्करण भी आए थे। मोस्टली बच्चे यही जानते हैं कि 1910 में यह पुस्तक क्या आई थी, प्रकाशित गई जो है हुई थी। और इस ग्रंथ की एक और बात हो जाती है क्या, इनके ग्रंथ के विषय में जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो भाई हिंदी साहित्य में समीक्षा आलोचनात्मक प्रणाली के जन्मदाता के रूप में भी हम इनको जानते हैं, भी उस पर भी बात करेंगे। तो जो इनका चारों ये संस्करण जो आया हुआ था उस पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, फिर क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय संस्करण, द्वितीय संस्करण, फिर क्या आएगा भाई तृतीय संस्करण, और फिर क्या आता है चतुर्थ संस्करण भी आता है। और सबसे पहला जो संस्करण आता है इनके ग्रंथ का, जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। देखो ग्रंथ तो 1910 में प्रकाशित हुआ था, बाद में इसके 4 संस्करण इन्होंने प्रकाशित करवाए। तो जिस वर्ष इनका 1934 में इनके ग्रंथ का चतुर्थ भाग प्रकाशित होता है, उसी समय ये महाशय क्या करते हैं, इस ग्रंथ का पहला संस्करण निकालते हैं, ठीक है। तो 1934 इसकी समय सीमा बच्चे हो जाएगी क्या, 1900। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बातें क्या, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनकी समय सीमा, ठीक है। और भी इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अभी उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। 1940 में इसका क्या आता है, दूसरा संस्करण आता है, 1940 में, ठीक है। फिर 1943 में इसका तृतीय संस्करण आता है। फिर 1944 में इसका बच्चे चतुर्थ संस्करण क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये बात कर लिए। अब यहाँ से जो इन्होंने कवियों का विवरण दिया था वो पहले हम देखते हैं, फिर क्या इनको किस बात के लिए क्रिटिसाइज किया उस पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि क्रिटिसाइज क्यों किए गए, जब इन्होंने ये हिंदी नवरत्न पुस्तक लिखी, जो कि क्या कही जाती है बच्चा, इसको ध्यान से थोड़ा सा हम देखेंगे।
ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम ध्यान से इस बात को देखेंगे यहाँ पे कि इस पुस्तक के विषय में क्या कहा गया। तो इस पुस्तक को क्या कहा गया भाई कि हिंदी साहित्य में समीक्षा आलोचनात्मक प्रणाली की क्या है प्रथम पुस्तक। हिंदी साहित्य में दी हिंदी साहित्य में समीक्षात्मक समीक्षात्मक आलोचना प्रणाली के जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता हो जाते हैं। देखो आलोचना प्रणाली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं और समीक्षात्मक आलोचना प्रणाली के जन्मदाता कौन आ जाते हैं। हिंदी साहित्य में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना के जन्मदाता कौन आ जाते हैं। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता कौन हो जाते हैं। ये हर प्रश्न का उत्तर हमारा अलग अलग हो जाएगा। देखो हिंदी साहित्य में समीक्षात्मक आलोचना प्रणाली के जन्मदाता की बात जब आएगी तब हमारा उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा, तब हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मिश्र बंधु। ठीक है, तब हमारा यहाँ उत्तर मिश्र बंधु हो जाएगा। और जैसे ही हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, पाठ आधारित, इसको बाद में जब शुक्ल जी के विषय में बात करेंगे, जिन जिन रचनाकारों के विषय में बात करेंगे वहां पे लिखेंगे, बस आप मौखिक तौर पे थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि चीजों को क्या करिए आप जो है भाई समझ पाइए। ठीक है ना। और पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना के सूत्रपात की जब बात आएगी वहां पे हमारा उत्तर बच्चे क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने शुरू किया था। देखिए, और तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात की जब आएगी तो बिहारी और शादी शादी जो कि फारसी रचनाकार थे उनके मध्य क्या किया हुआ था, जो है तुलनात्मक अध्ययन करके पद्म सिंह शर्मा जो है क्या हो जाते हैं, इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, समालोचनात्मक प्रणाली मिश्र बंधु, ठीक है, तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह शर्मा। तो और ये जब बात हमारी क्या आ जाएगी, पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हमारा मुद्दा क्या है, अभी हम हिंदी जो आलोचना की पुस्तक है उसके विषय में क्या करने चल रहे हैं बच्चा पार्टी, हम चीजों को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, कहाँ से प्रश्न यहाँ से बनते हैं ताकि हमारे क्या हो भाई सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर आ जाइए। अब हम बात क्या करने वाले हैं, जो हमारी चर्चा चलेगी कि हम पूरे कवियों को देख लेते हैं कि किन किन कवियों को इन्होंने किस किस स्थान पे रखा हुआ है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आ जाता है, सबसे पहले भाई नंबर 1 पे कौन आ जाते हैं, तुलसीदास जी का जिक्र ये लोग करते हैं। तुलसीदास जी नंबर 1 पे लोग किसकी बात करते हैं, तो तुलसीदास जी की चर्चा करते हैं। आ जाइए। नंबर 2 पे इन्होंने किसको रखा है, तो दूसरे नंबर पे जब बात आएगी सूरदास जी को रखा है। तीसरे नंबर पे देव को, चौथे पे बिहारी को। और जब तीसरे नंबर की बात आएगी तो इन्होंने देव को रखा हुआ है। और जब चौथे नंबर की बात आएगी तब क्या हो जाएगा, तब इन्होंने बिहारी को रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बिहारी से श्रेष्ठ देव को दिखाया हुआ है। वही बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, मतलब इनकी आलोचना करते हैं मिश्र बंधुओं की कि बेमतलब की मतलब सिर्फ महज देव को बिहारी से जो है सर्वोत्तम दिखाने के लिए बिहारी जी के अंदर जानबूझकर ढूंढ ढूंढ कर मिश्र बंधुओं ने कमियां निकाली, जो कि बिल्कुल क्या है, निरर्थक बातें थी। ऐसा इस प्रकार की चर्चा कौन करता है, रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। याद रखेंगे कि जो इन्होंने बिहारी से देव को श्रेष्ठ बताया, पूछ लिया जाए कि इस बात पर भाई नाराजगी किसने व्यक्त की थी, आलोचना इस बात की किसने करी थी, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने करी हुई थी कि बिना किसी कमी के होते हुए भी जानबूझ के केवल अपनी बात को ऊपर रखने के लिए देव को जो है
बिहारी से श्रेष्ठ दिखाने के लिए बिहारी के अंदर मिश्र बंधुओं ने जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के कमियां जो है भाई निकाली हुई थी। तो चौथे पे हमारे बच्चे बिहारी आ जाएंगे। फिर जब हम पांचवें नंबर की बात करेंगे तो इतना पसंद थे इनको रीतिकालीन दरबारी कवि कि क्या कर दिया था, त्रिपाठी बंधु करके इन्होंने जो है भाई भूषण और मतिराम को एक में ही जोड़ दिया। पांचवें नंबर पे 4 नंबर तक की चर्चा हमारी चल गई है। पांचवें नंबर पे इन्होंने क्या रखा था, त्रिपाठी बंधु, जो कि कौन हो जाते हैं हमारे, तो भूषण और मतीराम। भूषण और मतीराम को मिलाकर, मतीराम को इन्होंने मिला के क्या किया था, त्रिपाठी बंधु के नाम से एक ही जगह पे रख दिया था ताकि ज्यादा रीतिकालीन रचनाकारों को क्या कर सके, सम्मिलित कर सके। त्रिपाठी बंधु, ठीक है। अब छठे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो केशवदास को इन्होंने रखा हुआ है। और ये तब का जो है विभाजन है इनका जब 1910 में ये पुस्तक आई थी, वो भी याद करेंगे। और इसी वजह से इसमें कबीरदास जी का जिक्र नहीं मिलता है। पहले वाले भाग में पूछा जाता है कि किस प्रकार संस्करण में तो जो है कबीरदास को स्थान नहीं दिया था, तो प्रथम संस्करण में नहीं दिया था जब क्रिटिसाइज किए गए आलोचकों के द्वारा। तब क्या किया, दूसरा संस्करण जब आता है 1940 वाला, तब उसमें ये महाशय क्या करते हैं कि स्थान देते हैं किसको, तो कबीरदास जी को, ठीक है ना। आ जाइए बात कर ले फिर सातवें पे इन्होंने कबीर, अच्छा नहीं सॉरी, ये रिवाइज्ड है भाई, ये संशोधित वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रथम नहीं है। प्रथम में क्या करते हैं, ये कबीरदास जी को नहीं रखते हैं। और जब संशोधित, जब रिवाइज्ड ये निकालते हैं अपना ये जो है 9 कवियों का, नवरत्नों का समाहार, तब उसमें कबीरदास जी को रखते हैं। ये वाला वो वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। बस इतना यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौन से संस्करण में कबीरदास जी को नहीं रखा था, तो याद रखेंगे प्रथम संस्करण में नहीं रखा था जो 1934 में आता है। और जब द्वितीय संस्करण आता है इसका 1940 ईस्वी, उसमें क्या करते हैं ये महाशय, कबीरदास जी को स्थान देते हैं। जोर दे के बोल रहे हैं, इस चीज को स्टार मार्क करके लिखिएगा, ठीक है ना। फिर क्या बात आ जाती है, छठे नंबर पे इन्होंने भाई केशवदास को रखा। देखिए मिश्र बंधु से जुड़े हम कितने बातों पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सातवें पे इन्होंने कबीरदास जी को देखिए, मतलब क्रिटिसाइज किए जाने के बाद भी कबीरदास जी जो निर्गुण भक्ति धारा के जो है क्या बोल दिए जाते हैं भाई, प्रणेता कवि बोले जाते हैं, उनको इन्होंने कहाँ पे रखा है, जो उच्च कोटि के समाजकर्ता के रूप में शुक्ल जी स्वयं स्वीकार करते हैं, उनको इन महाशयों ने क्या किया है भाई, 7वें नंबर पे रखा हुआ है, क्या, कबीरदास को, ठीक है ना। यहाँ पे कबीरदास जी आ जाएंगे। अब 7वें नंबर पे कबीरदास जी को रख लिया, फिर 8वें पे चंद्रबरदाई को। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि सोचो महज 35 वर्ष कुछ माह जीने वाला व्यक्ति, जो कि इतना कार्य कर गया 35 वर्ष की उम्र में, जो है कि उसके नाम पे पूरा युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग, उसको इन महाशयों ने क्या किया हुआ है भाई, अंतिम 9वें स्थान पे रखा हुआ है। ये थी इनकी महानता, ठीक है। ये अब किस विचार से रखा भाई, क्यों रीतिकालीन दरबारी कवि इनको इतना पसंद थे, ये तो पर्सनली इनसे मिलने पे ही पता चलेगा। तो बात कर लें 8वें नंबर पे कौन आ जाता है, 8वें नंबर पे चंद बरदाई आ जाते हैं। चंद बरदाई आ जाते हैं। और 9वें नंबर पे इन्होंने किसको रखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को 9वें नंबर पे रखा था। और यहां से बच्चे संख्या भी पूछी जाती है, क्या कि पहले नंबर पे इन्होंने हिंदी नवरत्नों में किसको रखा है, दूसरे पे किसको रखा है, 5वें पे किसको रखा है, 9वें पे किसको रखा है, 8वें पे किसको रखा है। ऐसे करके भी हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्रिपाठी बंधु में इन्होंने किनको किनको रखा है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किनको किनको रखा हुआ है भाई त्रिपाठी बंधुओं में, तो भूषण जमा मतीराम को उठा करके क्या किया था, त्रिपाठी बंधु में सम्मिलित कर दिया था। पहले पे तुलसीदास जी, दूसरे पे सूरदास जी, तीसरे पे देव, चौथे पे बिहारी, जिसमें क्या किया है,
बिहारी से श्रेष्ठ इन्होंने किसे बताया हुआ है? देव को बताया हुआ है। 5वें नंबर पे भूसड़ जमा मतीराम को मिलाकर के भाई त्रिपाठी बंधु के नाम से जो है प्रतिष्ठित करते हैं। दूसरे संस्करण की चर्चा यहाँ पे चल रही है जो 1940 में रिवाइज इनका जो है संस्करण प्रकाशित हुआ था। फिर 6वें नंबर पे केशवदास को, 7वें पे कबीरदास जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला स्थान हमारे लिए बहुत मायने रखता है बच्चा। ये वाला स्थान हमारे लिए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है, आ जाओ उस पे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पूछा जाएगा इसमें बच्चा कि किस संस्करण में कबीरदास जी को स्थान नहीं दिया था? तो इस चीज को जानते रहेंगे। जो ये 1934 वाला इनका संस्करण आता है, इसमें होता है क्या? कबीरदास को स्थान नहीं देते। फिर क्या आता है? 1940 में जब ये दूसरा संस्करण इसका आता है, तब इसमें क्या किया जाता है भाई? ये इसमें कबीरदास जी को स्थान देते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा स्टार मार करके लिखना है। कबीर दास को सम्मिलित नहीं किया था। सम्मिलित नहीं किया था। और जो 1940 में आता है, इसमें क्या किया था? इन्होंने कबीरदास को सम्मिलित किया था। कबीरदास को सम्मिलित किया भाई इसमें, है ना। चलो आ जाए, वही बात होती है, अपनी बात से पलटने वाली बात होती है। साहित्यकार भी ऐसे ही कार्य किया करते थे। जब घेरे जाते थे, जब लपेटे जाते थे अन्य आलोचकों के द्वारा, तब क्या करते थे? अपनी ही बात से पलट जाते थे, ठीक है। और सफाई इस प्रकार की प्रस्तुत करते थे कि जो है आप सुनेंगे तो उस पे क्या होगी भाई? हंसी आएगी। तो ये हमने देखा। अब मेन बात क्या आता है? इनका कालखंड विभाजन बच्चे पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारी जो चर्चा चलेगी इनके काल विभाजन पर क्या होने वाली है? चलने वाली है। तो हम एक जगह थोड़ा सा कर देते हैं, आ जाइए। अब हमारी चर्चा क्या चलेगी कि पूरे संपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 8 कालखंडों में बांटा था। संपूर्ण हिंदी साहित्य क्या किया हुआ था? इन्होंने भाई 8 कालखंडों में बांटा था। 8 कालखंडों में क्या किया महाशय लोगों ने? बांटा भाई। और ऐसा भी बोला जाता है कि हिंदी साहित्य में किसने दोहरे क्या किया हुआ था भाई? कालखंड विभाजन की पद्धति अपनाई थी। इसको भी लिखेंगे क्या? हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में दोहरे कालखंड विभाजन की पद्धति। मतलब पहले तो 5 विभाजन किए इन्होंने, उसके बाद क्या किए? प्रारंभ के जो 3 विभाजन इनके थे, उन तीनों के क्या किए? इन्होंने उप विभाजन भी किए। इसी वजह से इनका कालखंड विभाजन क्या हो जाता है? दोहरे कालखंड विभाजन की श्रेणी में रखा जाता है। दोहरे नामकरण की पद्धति हिंदी साहित्य में किसने अपनाई थी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। लेकिन दोहरे कालखंड विभाजन की पद्धति पर जब बात आएगी, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने भाई अपनाई हुई थी, ठीक है। अब इनका विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम देखेंगे जब। तो सबसे पहले क्या आता है? आरंभिक काल। यहीं पे देख लेते हैं।
सबसे पहले भाई क्या आता है नंबर 1 पे, नंबर 1 पे जो बच्चा आएगा आरंभिक काल पे चर्चा करेंगे, ठीक है, आरंभिक काल। और ये आरंभिक काल कहीं कहीं प्रारंभिक काल भी मिलता है, लेकिन ये जान लीजिए आरंभिक काल इन्होंने कहा था, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा हुआ था। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न यदि बनता है, उत्तर में गणपति चंद्रगुप्त नहीं रहेंगे कि आदि काल को किसने प्रारंभिक काल कहा, तब भी हमारा उत्तर सदैव क्या होगा, मिश्र बंधु ही होगा। इस चीज को जाने रहेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, मिश्र बंधु को सही आंसर माना गया था, इसलिए क्योंकि ऑप्शन में गणपति चंद्रगुप्त नहीं थे। लेकिन अगर गणपति चंद्रगुप्त ऑप्शन में रहेंगे तो सदैव हमारा उत्तर क्या होगा बच्चे, तो जो है गणपति चंद्रगुप्त होंगे। आरंभिक काल की जब बात आएगी तो मिश्र बंधु, और जब प्रारंभिक काल की बात आएगी तो गणपति चंद्रगुप्त। हालांकि नामकरण आदि काल को किसने, किस साहित्यकार ने किस नाम से पुकारा हुआ है, इस पे भी हमारी एक पूरी क्लास आएगी। एक एक चीज एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो उसके लिए जरा सा भी सोचना नहीं है। बस आपका कार्य क्या होगा, आपका कार्य है हमसे जुड़ना, ठीक है। पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती। अब आरंभिक काल की बात करेंगे। इसको इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया। दोनों भाग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दो भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले भाई पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तरारंभिक। ठीक है, उत्तरारंभिक काल। अब पूर्वारंभिक काल का जो समय सीमा इन्होंने बताई क्या, 700 से जो है बताई 1343। ये क्या बताई बच्चे, तो 700 से 1343 बताई। और याद रखेंगे क्या, विक्रमी संवत में बताया हुआ था। ये विक्रमी संवत में भाई इन चीजों को इन्होंने बताया हुआ था, इस चीज को रखेंगे। और आरंभिक काल का जो समय बताया था 700 से 1400 जो है आपका बताया हुआ है, ठीक है ना। 700 से क्या बताया हुआ है, 1444। चौदह सौ चौवालीस पहले बता दिया, और इसी के क्या किए, दो भागों में बांट दिया। इसीलिए क्या कहा जाता है, दोहरा कालखंड विभाजन, इनके काल विभाजन को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, इसी के दो विभाजन कर दिए। अब 700 से 1343 हो गया, फिर क्या होगा 1344 से 1444। फिर बच्चे 1344 से क्या हो जाएगा, 1444, ठीक है। और याद रखेंगे विक्रमी संवत में इन्होंने बांटा हुआ है, इस चीज को स्मरण रखेंगे, ठीक है। किस में, विक्रमी संवत में चीजों को बांटा हुआ है। चलिए, अब जो दूसरा इनका विभाजन आ जाता है, जरा उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया, पहला तो ये हो गया। अब हमारी चर्चा किस पे चलेगी भाई, तो दूसरे वाले पे चलेगी। जो दूसरा इन्होंने विभाजन किया। अच्छा, आरंभिक काल किसको कहा था, तो आदि काल को कहा था, ये चीज हम जानते रहेंगे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। फिर बात क्या आ जाती है, दूसरे विभाजन की जब बात करेंगे, तो जो भक्ति काल था उसको इन्होंने माध्यमिक काल कहा हुआ था, माध्यमिक काल। कुछ साहित्यकारों के विभाजन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि विभाजन सबके महत्वपूर्ण है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विभाजन तो बहुत आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड
थोड़ा सा कठिन बनाया हुआ है किसने, मिश्र बंधुओं ने, और किसने, बच्चन सिंह ने, शुक्ल जी। इन तीनों के काल विभाजन को घोल के पी ले जाना है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, अब वहां से भी अंदर से थोड़ा सा, क्योंकि क्या हुआ था, 16 खंडों में तब प्रकाशित हुआ था जब ये जो है प्रारंभ में था, लेकिन वर्तमान में 18 खंडों में प्रस्तावित है। तो इस वजह से इन विभाजन, ये सारे विभाजन क्या हो जाते हैं हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माध्यमिक काल किसको कहा था भाई, भक्ति काल को कहा था 1445 से 1680। इसकी समय सीमा की बात करेंगे तो 1445 से 1445 से भाई 1680 माना हुआ है, और फिर से इसके डबल दो विभाजन कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर महाशय लोग क्या करते हैं भाई, इसके भी दो विभाजन कर देते हैं, कैसे, वो भी देख लेते हैं। पूर्व माध्यमिक और क्या, उत्तर माध्यमिक काल, ठीक है। पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक। अब यहाँ पे जब समय सीमा की बात आएगी तो 1445 से 1560, क्या, विक्रमी संवत। फिर क्या आ जाएगा, 1561 से 1680, ये वाला हो जाएगा। क्या, विक्रमी संवत। देखिए नामकरण इनका बहुत आसान है, बस क्या है, समय सीमा से प्रश्न पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा कि आरंभिक काल किस काल को कहा था, माध्यमिक काल किस काल को कहा था, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा आपसे, वर्तमान काल किस काल को कहा था। इस तरीके से प्रश्नों को बता के पूछा जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा हुआ था, ये हम सभी क्या कर रहे हैं बच्चे, जान ही रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया दूसरा वाला विभाजन। अब क्या देखेंगे हम, अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब कौन सा विभाजन देखेंगे इनका, तीसरे नंबर वाला विभाजन देखेंगे। तो तीसरे नंबर को क्या कहा हुआ है, अलंकृत काल कहा हुआ है। और अलंकृत काल का जब हम विभाजन इनका देखते हैं, विभाजन में कुछ अलग नामकरण करने की वो नहीं की हुई है, बस वही है कि अब जो है जैसे कर दिया कि पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, इसी तरीके से। लेकिन समय सीमा बड़ी इनकी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और आगे वाला पार्ट क्या हो जाता है, अब इसमें देख लीजिए, पूर्वालंकृत काल क्या हो जाएगा भाई, पूर्वा पूर्वालंकृत काल। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा उत्तरालंकृत काल, ठीक है। अब इनकी समय सीमा पे बात की जाएगी, तो जो ये वाली सीमा हो जाएगी पूर्वालंकृत काल की। अच्छा, यहाँ पे अलंकृत काल की समय सीमा की बात करेंगे तो 1681 से 1889, 1889 हो जाने वाला है हमारा, ठीक है ना। और इसके समय की बात करें 1681 से 1790, क्या, विक्रमी संवत, ठीक है।
फिर 1791 से क्या बताया है उन्होंने, 1889, क्या विक्रमी संवत। अब इसके बाद क्या आता है भाई, बीच इसके बीच में देखिए, परिवर अलंकृत काल और क्या वर्तमान काल किसको कहा हुआ था, आधुनिक काल को कहा हुआ था। तो वर्तमान काल और अलंकृत काल के मध्य इन्होंने एक नामकरण और क्या किया हुआ है, परिवर्तन काल कहा हुआ है, ठीक है ना। नंबर 4 क्या आ जाएगा इसमें हमारा भाई, क्या आ जाएगा, परिवर्तन काल। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, इसके समय की सीमा की बात करें 1890 से 1925 विक्रम संवत। ठीक है, फिर अंतिम जो आ जाता है 5वें नंबर पे, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो क्या कहते हैं, आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल की श्रेणी में जो है रखा हुआ है। बस ये हमारा क्या हो जाता है, अंतिम विभाजन हो जाता है भाई। क्या कहा हुआ है, वर्तमान काल कहा हुआ था। क्या कहा था, तो वर्तमान काल कहा हुआ। और वर्तमान काल किसको कहा था, हम सभी जानते हैं, आधुनिक काल को कहा हुआ था। इसके समय सीमा की बात करेंगे तो 1926 विक्रमी से अब तक। क्या भाई, अब तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको वर्तमान काल इन्होंने नाम दिया हुआ था, शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया हुआ था, और इन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम से पुकारा हुआ था। अब क्या करेंगे, इसके आगे बच्चे हमारी बात क्या होगी, कल होगी। आज की क्लास बस इतना ही, और बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चंद्रा क्लासेज पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए जाते हैं, वहां पे आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए क्या करते हैं बच्चा, इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो ध्यान से, जैसे ही मैंने चीज़ों को लिखवाया है वैसे ही आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को भाई मन से लिखना भी है और चीज़ों को पढ़ना भी है, तभी क्या होगा, हमारा चयन जो है भाई सुनिश्चित हो सकेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।